हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम की, जिसमें हमने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में किस तरीके से हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग कि यदि हमारे सब्जेक्ट प्लूरल में होंगे यानी कि बहुवचन होंगे तो उनके साथ में हम किस तरीके से अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि यदि हमारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं यानी कि बहुवचन में होते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की अंग्रेजी सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं वर्ब यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। या आप याद रखें, यहाँ पर ऊपर आई नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने सिंबल बनाया है कि ये हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। सिंपली एकदम सिंपल सा रूल है, एक बार आप समझ लीजिए, इसके बाद में ये पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते क्या क्या हैं, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें आता है आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम यानी कि बहुवचन का नाम। ये सभी होते हैं हमारे बहुवचन के सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके लिए हमें इस नियम को फॉलो करना होता है। यदि हम इस नियम को फॉलो करते हैं तो आसानी से हमारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं एक दो एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम इसको अनुवाद के रूप में इस फार्मूले का यूज़ हम करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। अब दोस्त समझने की बारी है जहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और वो यदि आपकी दिक्कत दूर हो जाती है तो ये आप जान लीजिए कि आपको टेंस पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो जैसे ही आप किसी सेंटेंस को देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ इस वीडियो सीरीज़ की, कि जैसे ही आप कोई सेंटेंस या वाक्य को देखते हैं तो सबसे पहले आप उस वाक्य को पहचानिए कि कौन से टेंस में है। जैसा पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप वाक्य के अंत में चले जाइए और देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ता हूँ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता हूँ। इससे ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पहली पहचान हो गई, आप टेंस को पहचानिए। दूसरा, सेंटेंस किस तरीके का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, किस तरीके का सेंटेंस है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ एक सीधा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो जब सीधा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें इस रूल को लगा देना है, ये जो अफर्मेटिव के लिए यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात और क्या कि ये ध्यान रखना है कि ये कर्ता जो हमारा है वो एक वचन है कि बहुवचन। यदि बहुवचन का है तो बहुवचन के हिसाब से, और अगर एक वचन का है तो एक वचन के हिसाब से। एक वचन के लिए मैं पिछले वीडियो में आपसे बता चुका हूँ कि एक वचन का नियम कैसे होता है और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हाँ, ये बहुवचन का जो रूल है उसके हिसाब से कैसे हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं। अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है मैं के लिए जो अंग्रेजी होती है वो होती है आई। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब यानी कि क्रिया। तो जब हम देखते हैं क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे है, इस वाक्य में है पढ़ता यानी कि पढ़ना, और पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, आई रीड। अब हमने दो बातें कंप्लीट कर ली, एक सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में बचता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की अगर बात करें इस वाक्य में तो ये दो वर्ड्स की या दो शब्दों की हम अंग्रेजी यहाँ पे लिख चुके हैं। ये तीसरा हमारा शब्द बच रहा है किताब, हम चाहें तो लिख सकें लेकिन ऐसे नहीं। आप समझिए पहले कि सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिखते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि किताब, तो आई रीड, तो इसके साथ में हम ए
एन या द का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि ये आर्टिकल्स जो होते हैं ए एन और द, इसका प्रयोग कैसे होता है। तभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। दोस्त, एक बार में कोई भी व्यक्ति एक ही किताब पढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया गया है। तो मुझे उम्मीद है अब पहले सेंटेंस से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नियम फॉलो हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं मेरे दोस्त, चलिए दूसरे सेंटेंस से और इसको अच्छी तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है तुम स्कूल जाते हो। पहले की जैसे सबसे पहले आप टेंस देखिए कि क्या वो उसी टेंस का है। जी हाँ, बिल्कुल उसी टेंस का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? तो बहुवचन करता है। तो चलिए बहुवचन के रूल के हिसाब से इसको हम अनुवाद करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं हम यू। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना होता है? तो सब्जेक्ट के बाद में लिखना होता है हमारा वर्ब, यानी कि क्रिया। तो क्रिया क्या है? जाना, और जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। तो चलिए लिख लेते हैं गो। कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो। अब स्कूल जाते हो, स्कूल से जुड़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने इन्फिनिटिव टू को, गो टू स्कूल। अब देखेंगे तो ये जो हमारा यू है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नियम के हिसाब से हमने यहाँ पे रखा सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट से हमने यहाँ पे यूज किया टू का, यानी यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस है लड़कियां गाना गाती हैं। अब देखो दोस्त, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि प्लूरल नेम, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर लड़की होता तो एक वचन में जाता, लेकिन क्या है? लड़कियां। तो लड़कियां मतलब कि ये प्लूरल अर्थात कि बहुवचन का हो गया। अब गाती हैं से पहचान हो गया, हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और लड़कियों से पहचान हो गया कि ये सेंटेंस का जो करता है वो बहुवचन का है। तो चलिए अब इसका अनुवाद करके हम देख लेते हैं। गर्ल्स, गर्ल्स। अब लड़कियां हो गया। वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब है गाना, सिंग। गर्ल्स सिंग। अब इसके बाद में बच क्या रहा है हमारा? ऑब्जेक्ट, सिंग्स सॉन्ग। गर्ल्स सिंग सॉन्ग। अब दोस्त जो गलती होती है वो यहीं पे होती है कि हम लोग कर्ता के हिसाब से क्रिया नहीं लिख पाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हमारा कर्ता एक वचन का रहेगा तो क्रिया एक वचन की रहेगी, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन का रहेगा तो क्रिया भी बहुवचन की रहेगी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से क्रियाओं को एक वचन या बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए एक और आखिरी उदाहरण से समझ लेते हैं, और ताकि आपको एकदम पूरी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ जाए। तो वाक्य है पक्षियां आकाश में उड़ती हैं। तो पक्षियां, इसको देखने से पता चल रहा है कि ढेर सारी हैं, और जब ढेर सारी हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसके लिए लिखेंगे बर्ड्स, बर्ड्स। अब दूसरा क्या है हमारा? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। पक्षियां उड़ती हैं। कहाँ उड़ती हैं? इन द स्काई। अब इन क्यों प्रयोग हुआ? बहुत से बच्चों का यह प्रश्न होता है कि सर इन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो इन का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि आकाश में, यानी कि अब आकाश के अंदर ही चीजें आ गई। जो भी चिड़िया उड़ रही थी वो आकाश के अंदर आ गई, यानी इसलिए हमने यहाँ पे इनका प्रयोग किया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई भी वाक्य अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे ये हम समझ लेते हैं। तो सेम जैसे ही आप देख रहे हैं कि आई रीड अ बुक, जैसे ही आपने इसको देखा तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हिंदी वाक्य में अंत में ता है या ती है जरूर होगा। तो रीड माने पढ़ना होता है, आई यानी कि मैं, तो आई मैं रीड पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। सेंटेंस कैसे बैठेगा? पढ़ता हूँ। अब बुक का मतलब एक किताब, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखें, जैसे लिखा हुआ है कि यू गो टू स्कूल। तो वाक्य को देखने के बाद पहचान में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि इसके लिए ये नियम अप्लाई हो रहा है। कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ, यह वीडियो और इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई हों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यानी कि नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का क्या नियम होता है, या कोई भी सेंटेंस अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे तुरंत से ही पहचान लेंगे कि हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नकारात्मक वाक्यों के नियम में सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट अर्थात कि कर्ता। कर्ता के बाद में डू या फिर डज, इन दोनों में से एक लगेगा, यानी कि डू या फिर डज, एक का प्रयोग करना है। इसके बाद में हमें प्रयोग करना है नॉट का। चूंकि निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य है तो इसमें वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा, इसलिए हमें नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, यानी कि जो हमारी क्रिया होती है उस क्रिया का पहला रूप हमें यूज करना है। और इसके बाद में आखिरी में लिख देना है हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को। यदि कर्म है तो लिखेंगे और यदि कर्म नहीं है तो हम सिर्फ सब्जेक्ट डू या डज के बाद नॉट और वर्ब तक में लिख करके वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, अब बात आती है कि कहाँ पे हम प्रयोग करें डू का और कहाँ पे प्रयोग करें डज का। तो डू का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन नाम का करता हो तो उसके साथ में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अगर डज की, तो डज का प्रयोग ही, सी, इट और एक वचन नाम के कर्ता के साथ में हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि सब्जेक्ट से ही पहचान होती है कि हाँ, हमारा जो वाक्य है, वाक्य में जो कर्ता है वो एक वचन का है कि बहुवचन का है, और उसी के हिसाब से डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अब यदि सवाल ये पूछा जाए कि ये डू या डज का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो दोस्त, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारी क्रियाएं होती हैं वह बहुवचन की होती हैं। तो जब बहुवचन की होती हैं उन्हें एक वचन में बनाना होता है, और एक वचन बनाने के साथ ही साथ में जब नेगेटिव होती है यानी कि नकारात्मक कोई भी शब्द जुड़ता है तो उसके साथ में हम सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब उदाहरण से इसे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक उदाहरण ले रखा है कि सुरेश पानी पीता है। वाक्य लिखा हुआ है कि सुरेश पानी नहीं पीता है, माफ कीजिएगा निगेटिव सेंटेंस है, नहीं पीता है। तो पहले के जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सबसे पहले आप वाक्य को देखते ही उसे पहचानिए कि ये कौन से टेंस में है। पीता है, ता है से बात पता चल गई, हाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चूंकि ता है की पहचान कहाँ की है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। अब यदि वाक्य में टेंस की पहचान हो गई तो दूसरा हमें पहचानना है सेंटेंस, वाक्य किस प्रकार का है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो नहीं शब्द यहाँ पे वाक्य में आया हुआ है, और इस नहीं शब्द से पता चल गया कि यह जो हमारा वाक्य है यह नेगेटिव यानी कि नकारात्मक टाइप का है। तो अगर नकारात्मक टाइप का है तो हम नकारात्मक का इसमें नियम लगा देंगे, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य का नियम हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब चलिए नियम को
प्रयोग करते हैं और उसी के अनुसार हम अपने वाक्य का अनुवाद करते हैं। तो सुरेश, सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो ठीक वैसे हम इसको अंग्रेजी में लिख देंगे सुरेश। अब हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा कर्ता था वो हमने लिख लिया। इसके बाद कह रहा है डू या फिर डज, भाई दोनों में से कोई एक लगाना है। तो कहा कि जब एक वचन का कर्ता हो, एक वचन करता हो तो उसके साथ में क्या प्रयोग करो, डज का प्रयोग करो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डज। सर जी कैसे पता चला, तो दोस्त ऐसे पता चला कि सुरेश एक अकेला व्यक्ति है, तो ये एक वचन में है यानी कि सिंगुलर नंबर में आ गया। तो सुरेश डज, अब इन दोनों में से एक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नॉट, यहाँ पे हम भी लिख देते हैं नॉट, सुरेश डज नॉट। इसके बाद में कह रहा है वर्ब, क्रिया, वर्ब क्रिया। तो क्रिया क्या है, पीता यानी कि पीना, पीना से बना हुआ है पीता। तो पीता है, तो पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। सुरेश डज नॉट ड्रिंक। अब इसके बाद कह रहा है कि लिख दो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। क्या नहीं पीता है, तो पानी नहीं पीता है, तो डज नॉट ड्रिंक वाटर। यहाँ पे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट में क्या लिख देंगे, वाटर। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे और इस तरीके से हम इस सेंटेंस का अनुवाद कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह सेंटेंस का अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम हिंदी वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे टेंस की सीरीज का वीडियो चलने वाला है और अन्य सभी विषयों के भी नोट्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए एक और सेंटेंस को देखते हैं। लिखा है वे घर नहीं जाते हैं। तो दोस्त इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जैसे ही सेंटेंस मिले सबसे पहले टेंस को पहचानो। ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं नेगेटिव सेंटेंस। चलो दो चीजें मिल गई, हमको ये नियम लगाना है, ये कंफर्म हो गया। अब कर्ता, सबसे पहले क्या, कर्ता। तो चलो लिख देते हैं कर्ता की अंग्रेजी क्या है, दे। अब डू या डज, तो कहाँ पे है, डू। देखिए डू और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, दे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन यानी कि प्लूरल में आता है। तो दे डू, उसके बाद क्या यूज करना है, नॉट, दे डू नॉट। इसके बाद वर्ब, जाते हैं यानी कि जाना, डू नॉट गो। कहाँ नहीं जाते हैं, घर नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो होम, दे डू नॉट गो होम। होम हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हो गया। और इस तरीके से ये दूसरा सेंटेंस भी आपने ट्रांसलेट कर दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों सेंटेंस के माध्यम से ट्रांसलेशन करना समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि इस सेंटेंस और सेंटेंस के नियम पे पूरी तरीके से आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो दोस्त अगला वाक्य है, हम रात में नहीं सोते हैं। हम रात में नहीं सोते हैं। तो चलो, ते हैं पहचान हो गई, ये प्रेजेंट का है, नहीं से पहचान हो गया, नेगेटिव है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, तो हम की अंग्रेजी होती है वी, और वी बहुवचन है इसलिए प्रयोग करेंगे हम डू का, वी डू। इसके बाद में नेगेटिव यानी कि नॉट, वी डू नॉट। अब वर्ब, वर्ब क्या है, सोते हैं, तो सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, वी डू नॉट स्लीप। कब नहीं सोते हैं, रात में, तो रात में का यानी कि इन नाइट, वी डू नॉट स्लीप इन नाइट। ठीक, अब मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। बस एक सेंटेंस और देख लेते हैं और इसके बाद सीखेंगे कि कैसे अंग्रेजी के सेंटेंस को हम पहचानेंगे। वह कहानी नहीं पढ़ती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट,
नहीं, नेगेटिव नियम यही लगेगा। तो चलिए, वह नहीं पढ़ती है। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वह यह नहीं पहचान पाते हैं कि जो करता है वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो दोस्त यहाँ पे लिखा है पढ़ती है, इससे पता चल रहा है कि जो वह है ये लड़की है, यानी कि स्त्रीलिंग की कोई कर्ता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सी का, सी, और सी एक वचन है तो सहायक क्रिया के रूप में यूज हो जाएगा डज, सी डज। इसके बाद में यूज करेंगे नॉट का, सी डज नॉट वर्ब यानी कि क्रिया, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पढ़ती यानी कि पढ़ना, रीड, सी डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ती है, द स्टोरी, सी डज नॉट रीड स्टोरी। बस सेंटेंस कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि नेगेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन रुकिए, अब ये तो था हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद का नियम। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा होता है तो उसको देख करके ही घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, अब कैसे इसका ट्रांसलेशन हम करें। तो देखो दोस्त, ये जो नियम है इसे आप पूरी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो और इसी नियम के आधार पे आप पहचान करो कि ये नियम कौन सेंटेंस में यूज हो रहा है। जैसे ये देखो, सेंटेंस लिखा है कि सुरेश डज नॉट ड्रिंक वाटर, तो ये जो डज नॉट है इससे पहचान हो गया कि ये हम कौन से टेंस में पढ़े थे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे, नेगेटिव में। तो इससे ये पता चल गया कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट गो होम, तो डू नॉट का यूज कहाँ पे होगा, डू नॉट का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। तो मुझे उम्मीद है अब अंग्रेजी से जब हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा या किसी वाक्य को समझना होगा तब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, हाँ ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का है। और नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाता है कि अगर हिंदी लिखा जाएगा तो वो कर्ता, कर्म और उसके बाद में नहीं का प्रयोग, और नहीं के बाद में हम लास्ट में क्रिया लिखते हैं। ये मैं हिंदी वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हिंदी में किस तरीके से कर्ता, क्रिया, कर्म लिखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।